जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा छठवीं का विज्ञान। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सबका विस्तृत वर्णन करेंगे और यह प्रश्न कभी न कभी दोबारा रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि दोबारा यह क्वेश्चन आए तो आपसे पूरा पेपर बन जाए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहले प्रश्न का है निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण है, तो उसका है ऑप्शन नंबर ए मसूड़ों से खून निकलना, और यह किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि आलू के कटे भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आलू के में किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका उत्तर है सी स्टार्च या मंड। प्रश्न क्रमांक तीसरा है निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी रेत। प्रश्न क्रमांक चौथा है मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा, इसका है ऑप्शन नंबर दूसरा दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। प्रश्न क्रमांक पाँचवा बूझो तो विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे को देखकर निम्न परीक्षण देखिए। इसके चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 6वें से 10वें तक आपके रिक्त स्थान हैं, जिनमें से पहला है विटामिन डी के अभाव के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। 7वां है कुछ पदार्थों को खरोंचना अधिक कठिन होता है, वे पदार्थ कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कुछ कांच पारदर्शी होता है, जबकि तेल लगा कांच कैसा हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 9वां जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन विधि कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 10वां है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है वह क्या कहलाता है? पर्णप्रंथ कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर एक या दो वाक्य में देना है। प्रश्न क्रमांक 11वां है मक्खन किस विधि द्वारा निकाला जाता है? अभी आपसे पीछे भी पूछा गया है, मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा। प्रश्न क्रमांक 12वां है दुकानदार बिस्कुट या अन्य खाद्य पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के पात्र में रखते हैं, क्यों? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि वायुमंडल में उपस्थित नमी को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिनसे उनमें खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां है खनिज लवणों की सारणियों उनके स्रोत के नाम लिखकर सारणी को पूर्ण कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक तरफ खनिज लवण लिखें, उसकी दूसरी तरफ एक स्रोत का नाम लिखना है जिसमें आयोडीन है। तो आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? नमक। फास्फोरस का जो प्रमुख स्रोत है वो है दूध। लोहा का है जो है पालक। कैल्शियम का जो है हरे पत्तेदार सब्जियां। क्रमांक 14वां है मूसला जड़ का चित्र बनाइए। चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं मूसला जड़ का चित्र। प्रश्न क्रमांक 15वां है पर्णवृंत क्या है? इसका उत्तर है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है पर्णवृंत कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर है कि जब कोई पत्ती जो होगी वो रेशेदार होगी तो उसकी पत्ती का भी विन्यास कैसा होगा? जालिका व सिरा विन्यास होगा। उदाहरण के लिए जैसे पीपल की पत्ती। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर 35 या 50 शब्दों में देना है। पहले 17 प्रश्न है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के दो पादप स्रोत एवं दो जंतु स्रोत के नाम लिखिए। सबसे पहले जो प्रोटीन है वह हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धन के लिए करते हैं। इसमें जो दो स्रोत हैं प्रमुख पादप स्रोत हैं तो मूंग और सोयाबीन। जंतु स्रोत मछली और पनीर। क्रमांक 18वां आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक तरफ पदार्थ का नाम है
और दूसरी तरफ उससे बनी जो वस्तुएं हैं उनके नाम लिखना है। तो लकड़ी क्या है, तो लकड़ी से क्या क्या बनेगा, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी। रुई से क्या क्या बनेगा, गद्दा और दिया जलाने वाली बाती, कपड़े। कागज से पुस्तकें, समाचार पत्र, कैलेंडर आदि। प्रश्न क्रमांक 19वां है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को पृथक कैसे करेंगे, विधि का नाम तथा प्रक्रिया लिखना है। तो स्टूडेंट आपने अक्सर देखा होगा जब कोई मकान वगैरह बनता है तो उसमें क्या करते हैं, एक लकड़ी और लोहे की बनी हुई एक जाली टाइप की होती है। उसमें क्या करते हैं, रेत को ऐसे डालते जाते हैं जिससे बड़े कंकड़ नीचे आ जाते हैं, छोटे ऊपर रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इस विधि का नाम है चालन विधि। और चालन विधि के माध्यम से ही रेत और जल के मिश्रण को अलग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20वां है, साग तथा झाड़ी से आप क्या समझते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन साग की। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, साग कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। दूसरा है झाड़ी। तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया को और चित्र में दर्शाया गया है। बतलाते हुए उदाहरण लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं अपन आरोही लता की। तो कुछ पौधे होते हैं जो पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि लौकी, कद्दू इत्यादि। बात करते हैं बिसर्पी लता की। ये कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, भूमि में फैल जाते हैं, जिन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण के लिए तरबूज, खरबूज इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के जो प्रश्न हैं वह दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23वां है, संतुलित आहार क्या है, क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संतुलित आहार होता क्या है। तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हो, और कार्य करने के लिए जितने भी मिनरल्स होते हैं सब जब उचित मात्रा में होते हैं उसी को आहार को संतुलित आहार कहते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए एक ही प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग आयु में अलग अलग प्रकार के भोजन की और अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति कम काम कर रहा है तो उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि कोई अधिक वजनदार काम कर रहा है तो उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 24वां है, खाद्य पदार्थों में मंड या वसा का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मंड या स्टार्च के परीक्षण की। तो इसमें सबसे पहले परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेना है। उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालना है और उसको ध्यानपूर्वक देखना है। यह नीला या काला हो गया। यदि यह नीला या काला हो जाता है तो उसमें मंड या स्टार्च उपस्थित है। यदि नीला या काला नहीं होता है तो उसमें मंड उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से प्रोटीन के परीक्षण के लिए जब हम इसमें खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, कुछ खाद्य पदार्थों का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो इसका पेस्ट बना के चूर्ण की आवश्यकता होगी। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा पीस कर मसलकर उसके चूर्ण को एक परख नली में डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह से हिला दें। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा की मिलाना है और अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देना। आप देखेंगे कि क्या परख नली बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यदि वह बैंगनी रंग का हो जाता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। प्रश्न क्रमांक 25वां, पौधे के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचता है। यदि पौधे को रंगीन जल में रख दिया जाए तो पौधे पर इसका
क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों, पौधे में जो जल है वह जाइलम के माध्यम से पहुंचता है, जो जड़ से लेकर के पौधे की पूरी ऊपरी भाग पत्ती तक पहुंचता है। ये मुख्य काम किसका होता है, जाइलम का होता है। आप क्रिया क्रमांक 2 देखेंगे, जिसमें गिलास में 1/3 जल भरें, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें, शाख के तने को गिलास में रखें जैसा चित्र में दिखाया गया। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए, क्या इस शाख में कुछ भाग लाल नजर आते हैं। आपने देखा कि तने के ऊपर रंग चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो पत्ती और सिराओं में भी रंग आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि लाल रंग कैसे पहुंचा। चित्र में आप देख पा रहे हैं क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल में तने के ऊपर जल चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। प्रश्न क्रमांक 26, पुष्प के निम्न भागों को निम्नांकित चित्र से दर्शाइए। तो आपने देखा होगा कि पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं, एक बाह्य दलपुंज, दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। इसमें क्या होता है कि पुंकेसर को आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से होता है। और स्त्री केसर आप इसमें देखेंगे 3 भाग होते हैं, इधर अंडाशय होता है, बीच के भाग को वर्तिका और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, जहाँ पर इसमें बीजांड पाए जाते हैं।